सभी को नमस्कार। और चैनल पर आप सभी का इस एक और नए सेशन के अंदर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का अपना टॉपिक रहेगा वाक्य विचार। हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक है जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। वाक्य विचार के अंदर अपन जो कोई भी हिंदी का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, फिर वाक्य हैं वो अलग अलग कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्रिया जो प्रयुक्त हो रही है उसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सेंटेंस बनते हैं, और वाक्यों की शुद्धि अशुद्धि उसकी भी अपन थोड़ी चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। वाक्य में जो पद विश्लेषण होता है कि पद क्रम, कौन सा पद, पद का मतलब एक सार्थक वाक्य के अंदर प्रयुक्त होने वाला शब्द है वही पद कहलाता है। तो उसमें कर्ता है, क्रिया है, ठीक है, या विशेषण है, वो क्रिया विशेषण है, वो किस क्रम के अंदर अरेंज होने चाहिए, इन सभी की बातें अपन करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो निश्चित तौर के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस हैं उनको लाइक शेयर ज़रूर करें, और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि आपके पास जब भी वीडियो नया यहाँ से अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँच जाए। चलिए बात करते हैं अपन वाक्य की। बिना वक्त गवाए सभी अपन वाक्यों का प्रयोग करते ही हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं, जब लिखते हैं तब भी करते हैं, लेकिन उस वाक्य के अंदर उसका विश्लेषण, उसका ऑपरेशन करेंगे आज कि किस प्रकार से वाक्य में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज होती हैं। तो सबसे पहले तो वाक्य है क्या, तो वक्ता के अर्थपूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को, ठीक है, जो वर्ड्स का एक कॉम्बिनेशन है उसी को अपन क्या कहेंगे, शब्दों का एक जुड़ाव है अर्थपूर्ण तरीके से, वही क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो वर्ण होती है, वर्णों का एक सार्थक समूह है वो शब्द होता है, और शब्दों से जो सार्थक समूह बनता है वो क्या होता है, वाक्य होता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर के आई कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है, वर्ण होती है। फिर वर्णों से निकल के, वर्ण के अंदर स्वर, व्यंजन, संयुक्त अक्षर आदि सभी आ जाते हैं। वर्णों का सार्थक समूह है वो शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह है वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। अब अगर शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दिया जाए, है ना, कर्ता बाद में लगा दें, क्रिया पहले लगा दें, तो फिर उसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे एक वाक्य यहाँ पर है कि विभा छत के ऊपर खड़ी है, ठीक है। अब इसके अंदर छत है विभा के ऊपर खड़ी, तो ये तो अर्थ का ही अनर्थ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे ये अपन यहाँ देख रहे हैं पहले कि विभा छत के ऊपर खड़ी है, तो ये सार्थक क्रम है एक, तो ये वाक्य का स्वरूप है। जबकि क्रम बदलने के ऊपर वाक्य की सार्थकता है वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। चलिए आगे देखिए, तो इस प्रकार से शब्दों का सार्थक समूह है वो क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। हालांकि डेफिनेशन वगैरह है वो वाक्य की नहीं पूछी जाएगी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, लेकिन इसको जान लेना ज़रूरी है अपने लिए। अर्थ के संप्रेषण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई क्या होती है, वाक्य ही होता है। यानी पूरे अर्थ को अपन सामने वाले के समक्ष अगर अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो एक शब्द या एक वर्ण से ये नहीं हो पाएगा, पूरे सार्थक वाक्य से ही हो पाएगा। तो संप्रेषण की दृष्टि से जो भाषा की इकाई है वो क्या है, वाक्य है ना। देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, लेकिन संप्रेषण की दृष्टि से, वार्तालाप की दृष्टि से, ठीक है, क्या होती है, भाषा की पूर्ण इकाई वाक्य होती है। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। पदों का सार्थक समूह है, पद का मतलब वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द, यानी कि क्रिया है, ठीक है, उसके बाद में कोई विशेषण है, क्रिया विशेषण है, ठीक है, या अपन कर्म कह सकते हैं, या फिर क्रिया स्वयं हो सकती है, या कुछ संयोजक जो शब्द होते हैं वो हो सकते हैं। तो इन सभी का एक सार्थक क्रम है वही क्या कहलाएगा, सार्थक समूह है वही क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। बात करते हैं वाक्य के अंगों की, यानी वाक्य है उसमें कौन कौन से भाग हैं वो सम्मिलित होते हैं। तो वाक्य के मुख्यतः दो अंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है वाक्य के कितने अंग, दो। एक है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय, ठीक है। तो देखिए जिस वाक्य के अंदर जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और जो बात करी जाती है वो क्या होता है, विधेय होता है, ठीक है। अब जिसके बारे में तो मुख्य रूप से कर्ता के बारे में बात की जाएगी, तो उद्देश्य आपकी पहचान के लिए केवल यही ध्यान रखना है कि वाक्य में कर्ता है वही क्या होता है, उद्देश्य होता है ना। कर्ता ही उद्देश्य होता है, और कर्ता के बारे में जो जो बात कही जा रही है वो सभी क्या है, विधेय है, ठीक है। तो दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी हैं,
चाहे वो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य है, साधारण वाक्य है, कोई सा भी वाक्य है, उनके अंदर मुख्य रूप से जो कर्ता है वो उद्देश्य रहेगा और कर्ता के द्वारा जो बात कही जा रही है या कर्ता के संबंध में जो बात करी जा रही है वो क्या होगी, विधेय होगी। तो देखिए जैसे दादाजी ने पूजा की, तो कर्ता कौन है, दादाजी, यही यहाँ पर क्या है, उद्देश्य हैं। और ने पूजा करी, दादाजी के बारे में बात कही गई कि दादाजी ने क्या करी, पूजा की, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, विधेय हो गया। लड़के खेल रहे हैं, तो लड़के इसके अंदर उद्देश्य हो गए, ठीक है, कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है। और खेल रहे हैं, ये लड़कों के बारे में बात करी जा रही है, तो ये क्या है, विधेय है, ठीक है। तो इन वाक्यों में दादाजी और लड़कों के बारे में बताया जा रहा है, तो दादाजी और लड़के ये दोनों ही क्या हैं, उद्देश्य हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में, अब इसके बाद में बात कर रहे हैं विधेय की। तो उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ भी कहा जाता है, जो बात करी जाती है कर्ता के बारे में, वो क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। जैसे मोर नाच रहा है, तो मोर तो यहाँ पर कर्ता यानी उद्देश्य हो गया, नाच रहा है ये क्या होगा, विधेय। बालक यहाँ पर कर्ता यानी कि उद्देश्य हो गया, दूध पी रहा है, ये पूरा सेंटेंस आगे वाला क्या होगा, विधेय होगा, ठीक है। तो ये वाक्य के अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। यहाँ से क्वेश्चन है वो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कर्ता ही क्या होता है, उद्देश्य होता है, और उसके बाद का सारा भाग है वो क्या होता है, विधेय होता है। चलिए बात करते हैं वाक्य के भेद यानी कि वाक्य के प्रकारों की। तो क्रिया के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, क्रिया के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये तो वाक्यों को बांटने के, विभक्त करने के आधार हैं अपने पास। अब क्रिया के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर भी पुनः 3 प्रकार के होते हैं। पहले अपन कर्ता के आधार पर वाक्य देखते हैं, तो ये 3 प्रकार के होंगे। और ये चीज़ अपन वाच्य जब पढ़ करके आए थे उसके बारे में, उसमें ये तीनों चीज़ें पढ़ ली थी। कर्तृवाच्य यानी कि क्रिया है वो अगर कर्ता के अनुसार कार्य करती है, यानी कि क्रिया का फल है वो कर्ता के ऊपर पड़ता है, क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, ठीक है। यानी कि जो क्रिया है उसका लिंग वचन कर्ता के अनुसार या कारक के अनुसार, कर्ता कारक के अनुसार अगर ये प्रयुक्त होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य कहा जाता है। जैसे सीता गाना गा रही है, ठीक है, तो गाना गा रही है, यहाँ पर गा रही है ये क्या है, क्रिया है, इसका संबंध डायरेक्ट किससे है, सीता से है। यहीं पर होता राम, तो राम गाना गा रहा है ना, इसका लिंग है वो किसके अनुसार, राम या सीता के अनुसार चेंज हो रहा है, तो ये कर्ता के अनुसार अगर बदल रहा है तो कर्तृवाच्य होगा। अनुष्क गाना गा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो गा रही है, गा रहा है, क्रिया का लिंग है वो किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार बदल रहा है, तो ये कर्तृवाच्य कहलाएगा, कर्तृवाच्य प्रकार का वाक्य होगा ये। आगे बात करते हैं, देखिए कर्मवाच्य। तो जब क्रिया का फल है वो किसके ऊपर, कर्म को केंद्र में रख करके, ध्यान में रखकर, जब कर्म को केंद्र में रख करके कथन किया जाता है यानी कि बात करी जाती है, कर्ता को कर्ण कारक में बदल दिया जाता है। कर्ता को किसमें, कर्ण कारक के द्वारा, नहीं उसको साधन बना दिया जाता है, तो वो कर्म वाक्य कहलाएगा या कर्मवाच्य प्रकार का वाक्य कहलाएगा। जैसे श्रेया द्वारा खेल खेला गया, श्रेया द्वारा खेल खेला गया, तो श्रेया द्वारा, से द्वारा, कर्ण से द्वारा, ठीक है ना, कर्ण के द्वारा, इस प्रकार से। तो श्रेया को यहाँ पर क्या बना दिया गया, कर्ता को कर्ण कारक में परिवर्तित कर दिया गया। अयन के द्वारा दूध पिया गया, अयन के द्वारा यानी कि कर्ण कारक में परिवर्तित कर दिया, इसको कर्म के अंदर बदल दिया गया, ठीक है। यहाँ पर देखो जो क्रिया आई, ठीक है, वो किसके अनुसार आई, कर्म के अनुसार आई, इस श्रेया या अयन के अनुसार नहीं आई। खेल खेला गया, दूध पिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर खेल और दूध इनके अनुसार पिया गया, खेला गया, ये जो हैं वो इनके अनुसार कर्म के अनुसार आया है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर ऐसा होगा, अगर मान लो कि कोई दूसरी, जैसे यूँ कहें कि अपन अयन के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना, अयन के द्वारा रामायण पढ़ी गई, तो यहाँ पर पढ़ी गई ये क्रिया किसके अनुसार आई, रामायण लिखते अपन उसके अकॉर्डिंग आई, है ना। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो क्रिया है वो किसके अनुसार आ रही है, कर्म के अनुसार आ रही है, तो वो कर्मवाच्य कहलाएगा। फिर है भाववाच्य। भाववाच्य के अंदर क्रिया न तो कर्ता के अनुसार आती है और न ही कर्म के अनुसार आती है, वाक्य में प्रयुक्त होने वाले भाव के अनुसार अगर क्रिया आती है तो उसे भाववाच्य वाक्य कहा जाता है। जैसे सगुन से पढ़ा नहीं जाता, है ना, पढ़ा नहीं जाता, तो अब यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता तो ये नहीं पढ़े जाने का क्या है, भाव है, ठीक है। अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पर
न तो ये पढ़ा नहीं जाता, है ना, ये जाना नहीं जाना, ये क्रिया जो है वो न तो सगुन के अनुसार आई, ना अक्षिता के अनुसार आई, ना पढ़ने के अनुसार आई, क्रियाक्रम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसके भाव के अनुसार ये प्रकट हुई, तो भाववाच्य प्रकार का वाक्य ये कहलाएगा। तो ये क्रिया के आधार पर या वाच्य के आधार पर मुख्य रूप से देखते हैं, तो क्रिया के आधार पर क्या होता है, मुख्य रूप से कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये तीन प्रकार के, ये वाच्य के प्रकार भी कह सकते हैं या अपन वाक्य के प्रकार क्रिया के आधार पर भी कहे जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, तो 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं, देखो, अर्थ के आधार पर वाक्य, ये वाक्य किसके आधार पर हैं, अर्थ के आधार पर हैं। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। विधानवाचक, है ना, जब कोई सामान्य बात है वो कही जाती है तो वो क्या कहलाएगा, विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। साधारण बात सिंपल तरीके से कह दी जाती है, विधानवाच्य, है ना, कहलाएगा। एक निश्चित नियमानुसार निश्चित तरीके से अगर कोई बात कही जा रही है तो विधानवाचक। निषेधवाचक, जब वाक्य के अंदर मनाही की जा रही हो, किसी चीज़ के लिए रोका जा रहा हो, तो वो क्या है, निषेधवाचक। प्रश्नवाचक, जब वाक्य में कोई प्रश्न किया जा रहा हो तो वो प्रश्नवाचक होगा। आज्ञावाचक, जब कोई कार्य करने का आदेश दिया जा रहा हो या आज्ञा दी जा रही हो या आज्ञा ली जा रही हो तो वो क्या होगा, आज्ञावाचक वाक्य होगा। आदेशात्मक वाक्य भी इसी के अंदर आएगा। विस्मयादिवाचक, जब कोई यूँ अचानक से इस प्रकार से जैसे दुख है, कोई खुशी है, अचानक इस प्रकार की कोई घटना वाक्य में प्रदर्शित की जा रही है तो विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएगा। फिर है इच्छावाचक। इच्छावाचक के अंदर जब किसी के लिए कोई दुआ कामना की जाती है किसी वाक्य में तो वो क्या है, इच्छावाचक वाक्य होगा। फिर संदेह सूचक, है ना, संदेह सूचक के अंदर क्या होता है, संभावना दर्शाई जाती है, संदेह दर्शाया जाता है, संभावित कार्य को प्रकट किया जाता है, तो ऐसा वाक्य संदेह सूचक या संभावना सूचक भी कहलाता है। संकेतार्थक, संकेतार्थक वाक्य है वो ऐसा होता है जिसके अंदर किसी एक कार्य का होना दूसरे कार्य के ऊपर निर्भर करता है, संकेत देता है कि अगर ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। इस प्रकार से जो वाक्य होता है वो क्या होगा, संकेतार्थक वाक्य होंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं वो कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के हो गए। कौन कौन से हैं, देखिए अलग अलग इनको अपन विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले है विधानवाचक वाक्य। तो जब किसी भी वाक्य में काम या बात का होना पाया जाता है, सिंपल तरीके से कहा जाता है, तो विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं खाता हूँ, है ना, सगुन मेरी सहेली है, वह पुस्तक पढ़ता है, दिनेश स्कूल गया है। ठीक है, इस प्रकार से अगर सामान्य तौर पर वाक्य प्रयुक्त किए जाते हैं तो वो विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर है निषेधात्मक वाक्य, एकदम से आसानी से पढ़े जाने वाले हैं, है ना, आसानी से याद होने वाले हैं, बस एक बार पढ़ने की ज़रूरत होती है, आराम से दिमाग में बैठ जाते हैं। दोबारा भी कोई यूँ नहीं कि विशेष पुस्तक से पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, बस ठीक है एक बार वीडियो देखा, रिकॉल हो गया बस। जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव या उसको रोकने नहीं होने का बोध होता है, निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। जैसे सड़क पर मत भागो तो रोका जा रहा है, अनुष्क घर पर नहीं है ना, तो नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य के अंतर्गत ये आएगा। इसके बाद में है प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक, यानी कि प्रश्न करने वाला, प्रश्न का बोध कराने वाला वाक्य, यानी कि जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाए, प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या खेल रहे हो, तुम कब आओगे, तुम कब जाओगे, तुम कब पढ़ोगे, है ना, हम घर कब जाएंगे। तो सभी जो वाक्य हैं वो प्रश्नवाचक वाक्य हो गए। फिर है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्यों के अंदर क्या होता है, इसमें आज्ञा, अनुमति, उपदेश, अनुनय, विनय, प्रार्थना, ये सभी जो भाव प्रकट होते हैं वो क्या होते हैं, आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए क्या है इनके अंदर, जैसे अनुष्क अपना कमरा साफ करो, अनुष्क अपना कमरा साफ करो तो आज्ञा दी जा रही है ना। अयन इस कुर्सी पर बैठो तो बैठने की आज्ञा दी जा रही है। मैं घर जाऊं, किसी से पूछा जा रहा है क्या मैं घर जाऊं, ऐसे, है ना, मैं घर जाऊं, इस प्रकार की आज्ञा ली जा रही है ना। या मुझे घर जाने दीजिए, आज्ञा ली जा रही है, तो वो क्या होगा, आज्ञार्थक वाक्य होगा। विस्मयादिबोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं, अचानक से कोई भाव प्रकट होता है तो वो विस्मय उत्पन्न करने वाला यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। अरे यह क्या हो गया, अचानक से कोई कार्य हो जाए, है ना, जिसकी संभावना ही नहीं हो, कल्पना नहीं की जा रही हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना, खुशी हो रही है दृश्य को देख करके, वाह अरे, यानी जहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, वो वाक्य क्या होंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य होंगे।
इसके बाद में अगला अपन देखते हैं अर्थ के आधार पर छठवां प्रकार है। तो यहाँ पर क्या होगा, इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य जिसमें आशीर्वाद, इच्छा, मनोकामना का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे ईश्वर सबका भला करे, तो यहाँ पर क्या है, इच्छा है ना। जो ये सेंटेंस बोल रहा है उसकी इच्छा है कि ईश्वर सबका भला करे, सबका कल्याण हो, आपका जीवन सुखमय हो, आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। फिर है संभावनार्थक वाक्य, जब किसी वाक्य के अंदर काम का पूरा होने में संदेह या संभावना हो। ठीक है, इसका भाव प्रकट किया जाए तो संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे, है ना। तो देखिए, शायद वे कल आएँ, है ना, तो कल आने की संभावना है, तो संभावनार्थक वाक्य हो गया। इसके बाद में हो सकता है कल तक मौसम ठीक हो जाए, संभावना दर्शाई जा रही है, तो संभावनार्थक वाक्य हो गए। फिर है संकेतार्थक वाक्य, संकेत वालों के अंदर क्या होता है, इसमें कोई शर्त बताई जाती है कि यदि ऐसा कार्य करते तो ऐसा होता। यूँ, यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, तो कंडीशन बता देना कि तुम आओ तो मैं चलूँ, अन्यथा तो नहीं चलूँ। ये वर्षा न होती तो फसल सूख जाती, है ना। कंडीशन बताई जा रही है कि अगर वर्षा नहीं होती तो फसल सूख जाती। शर्त बताई जा रही हो, कंडीशन बताई जा रही हो, संकेत दिया जा रहा हो, क्या कहलाएगा, संकेतार्थक वाक्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं अपन रचना के आधार पर, यानी कि वाक्य का निर्माण है वो कैसे होता है। तो रचना के आधार पर वाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं। पुनः रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य। सरल वाक्य, तो सरल में तो साधारण तौर पर एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, यानी कि एक कर्ता और उसके द्वारा कोई एक कार्य किया जाएगा, तो वो तो होंगे सरल वाक्य। ठीक है, फिर है मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य के अंदर क्या होता है कि 2 वाक्य होते हैं, उपवाक्य होते हैं, यूँ कह सकते हैं। 2 उपवाक्य होंगे जिनमें एक मुख्य वाक्य होगा, ठीक है, और दूसरा उसके ऊपर क्या होगा, आश्रित वाक्य होगा। और एक है संयुक्त वाक्य जिसके अंदर मुख्य रूप से दोनों वाक्य हैं वो प्रधान होते हैं और दोनों जुड़ करके संयुक्त वाक्य का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर संयोजक शब्द हैं उनका प्रयोग होता है, उनके द्वारा 2 उपवाक्य जुड़े हुए होते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सरल वाक्य की। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जिसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, तो सरल वाक्य कहलाते हैं। उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है, अर्थात एक उद्देश्य मतलब एक ही कर्ता होता है और एक ही क्या होती है, उसमें क्रिया होती है। हालांकि क्रिया है वो द्विक्रमक क्रिया वाला वाक्य भी हो सकता है, ऐसे जैसे मैं जाता हूँ या मैं विद्यालय जाता हूँ, ठीक है, या मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, वे सब खेल रहे हैं, तो ये क्या है, एक सरल वाक्य हैं सारे के सारे। इसके बाद बात करते हैं अपन मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। देखो कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं, सरल वाक्य के अंदर कोई कन्फ्यूज़ नहीं होता, कन्फ्यूज़ होते हैं संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में। लेकिन इस वीडियो के बाद में, और ये बात मात्र 1 मिनट की बात सुनने के बाद, और आप मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य के अंदर कभी कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। देखिए क्या कहता है, जिस वाक्य में एक तो मुख्य उपवाक्य हो, ठीक है, और उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हों, वो एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अब मिश्र वाक्य व उपवाक्यों को जोड़ने का काम समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो होते हैं वो करते हैं। अब कन्फ्यूज़ क्या होता है कि अपन समुच्चय बोधक शब्दों को रटते रहते हैं कि ये चूँकि, क्योंकि, जब, तब, अर्थात, यदि, तो, ताकि, तथा, तदापि, है ना, ये शब्द आएंगे तब तो मिश्र होगा। और इसके अलावा जो नीचे दिए जाएंगे कुछ, है ना, और, तथा, ऐसे वो आएंगे तब क्या होगा, तब वो संयुक्त वाक्य होगा। चलो ठीक है, मान लिया, इनके द्वारा भी आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन ये शब्द अपन भूल भी जाएं तो देखो सीधी सीधी एक ही कहानी है कि जहाँ पर पहला जो वाक्य है, यानी कि ये मुख्य उपवाक्य कहलाएगा, और जो दूसरा है वो क्या होगा, आश्रित होगा। यदि इसके अंदर पहले वाक्य के अंदर जो उद्देश्य दर्शाया जा रहा है वो दूसरे में क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है, ठीक है, यानी कि कोई कारण बताया जा रहा है, पहले वाक्य का कारण दूसरे उपवाक्य के द्वारा अगर स्पष्ट हो रहा है तो वो मिश्र वाक्य है। बस इतना ही ध्यान रखना है अपने को, है ना, कि पहले वाक्य के अंदर जो कार्य होना बताया जा रहा है उसका उद्देश्य दूसरे वाले उपवाक्य में है। बस उद्देश्य या टारगेट अगर पूरा हो रहा है दूसरे उपवाक्य में, वो मिश्र वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। देखना अभी, है ना, कि अभी देखो उदाहरणों के अंदर अपन इसको देखते हैं, क्लियर हो जाएगा एकदम से आराम से, कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है। तो उनका उद्देश्य क्या है, घर आने का उद्देश्य क्या है, घर क्यों आएंगे वो, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, ठीक है। तो एक मतलब वजह, जिस
जो दो उपवाक्य हैं उनमें एक दूसरे की वजह पूरी हो रही है, ठीक है ना, वहाँ क्या है, मिश्र वाक्य है। आपको ये शब्द समुच्चय बोधक शब्द रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्योंकि जब तब अर्थात यदि तो ताकि तदापि ये ठीक है ना, याद रहें, अच्छी बात है। लेकिन अपने को एक ही ध्यान में रखना है कि यदि दोनों उपवाक्य हैं जिसके अंदर पहला प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, इनके अंदर यदि पहले का कारण दूसरे उपवाक्य के अंदर स्पष्ट हो रहा हो तो वो क्या है, मिश्रित वाक्य है। तो वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर घूमना है ना। सीता बाजार गई क्योंकि उसे सब्जी खरीदनी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधी बात है ना, क्या हो जाएगा, मुख्य रूप से उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है ना। तो देखो यहाँ पर क्योंकि योजक चिन्ह, आश्रित उपवाक्य, यहाँ पर क्या हो गया, उन्हें अजमेर शहर घूमना है। अब देखो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर जाना है, ठीक है। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मैं ये वजह जानता हूँ कि तुम्हें अजमेर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उद्देश्य प्रकट हो गया ना, ठीक है, कारण प्रकट हो गया, क्या जानने का प्रकट कि कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है ना, ये प्रकट हो गया। तो वो क्या है, मिश्रित वाक्य है। अब देखिए आगे बात करते हैं अपन कि प्रधान उपवाक्य है वो क्या होता है और आश्रित उपवाक्य है वो क्या होता है। प्रधान उपवाक्य जो वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हुआ हो वो क्या होता है, प्रधान उपवाक्य होता है। और मेनली जो मिश्रित वाक्य है उसके अंदर पहला उपवाक्य है वो क्या होगा, प्रधान उपवाक्य होगा, और दूसरा जो आएगा वो क्या होगा, आश्रित उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई है वो उपवाक्य होती है, अर्थात जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के आश्रित रहता है, ठीक है, वो आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के हो सकते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। यानी जो बाद में आने वाले हैं वो संज्ञा, विशेषण या क्रिया विशेषण प्रकार के उपवाक्य हो सकते हैं। देखो क्या है, संज्ञा या फिर विशेषण या क्रिया विशेषण उपवाक्य कौन कौन से हैं। तो संज्ञा उपवाक्य के अंदर देखिएगा, ऐसे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा की तरह काम में लिया जाएं, है ना। उपवाक्य पूरा का पूरा उपवाक्य है वो संज्ञा की तरह काम में आ रहा है, अर्थात किसी कर्ता, कर्म तथा पूरक का काम देते हैं, यानी उनकी जगह काम में आते हैं, वो संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं, है ना। इस वाक्य के अंदर की का प्रयोग होता है मुख्य रूप से। यहाँ जरूर ध्यान में रखना है कि जहाँ योजक शब्द कौन सा आ रहा है, मिश्रित वाक्य है, और मिश्रित वाक्य के अंदर की योजक चिन्ह काम में आ रहा है, की जहाँ काम में आ रहा है वो संज्ञा उपवाक्य होगा। मैंने देखा कि शगुन गा रही है, मैंने देखा, क्या देखा, कि शगुन गा रही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखा ये तो है प्रधान उपवाक्य, प्रधान वाक्य, और शगुन गा रही है ये है आश्रित उपवाक्य। और कौन सा आश्रित उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। यहाँ एक ही ध्यान में रखना है, संज्ञा की, बस संज्ञा की, है ना। योजक चिन्ह क्या होगा, की होगा, है ना। अब आगे देखो, कहीं कहीं पर की का लोप भी हो सकता है। मैंने सुना है वे कल आएंगे। अब यहाँ पर अपन इसको पढ़कर देख सकते हैं ऐसे कि मैंने सुना है कि वे कल आएंगे, कि यहाँ से गायब है, लेकिन अपन इसको लगाकर जब सेंटेंस बोलें, पता करना चाहें तो, है ना, मैं कहता हूँ कि वह शहर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य रूप से वह शहर गया, ये जो पूरा का पूरा सेंटेंस है, वह कहता हूँ का क्या है, कर्म है। मैं कहता हूँ, ये तो कहता हूँ ये तो क्रिया है, मैं क्या है, करता है, और कर्म क्या है, वह शहर गया, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में पूरक, पूरक उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं। तो इच्छा होना ये तो क्या है, क्रिया, और मैं खाना खाऊं ये क्या है, क्रिया का पूरक है, ठीक है। यानी कि क्रिया को पूरा कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, क्रिया का पूरक ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे विशेषण उपवाक्य की। विशेषण उपवाक्य, अगली बात करते हैं अपन विशेषण उपवाक्य की। तो वे उपवाक्य जो प्रधान वाक्य में कर्ता, कर्म, संज्ञा, सर्वनाम इनकी विशेषता बताते हैं, ऐसे उपवाक्य क्या कहलाएंगे, विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। आश्रित तो हैं ही हैं, आश्रित के ही प्रकार हैं, संज्ञा उपवाक्य या विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आश्रित तो हैं ही हैं, लेकिन विशेषण प्रकार के उपवाक्य होंगे, यानी कि वो कर्ता, कर्म, संज्ञा, सर्वनाम आदि की विशेषता बताने वाले उपवाक्य हैं। अब देखो कैसे, विशेषण उपवाक्य का प्रारंभ जो है वो प्राय जो,
जिसका जिसकी, बस आराम से देखो, संज्ञा उपवाक्य है उसमें की, और विशेषण उपवाक्य के अंदर जो, जिसका, जिसकी, है ना, ऐसे। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, ठीक है। तो जिससे आपको काम था, ये यहाँ पर जिससे आपको काम था, ये यहाँ पर उपवाक्य है, ठीक है, आश्रित उपवाक्य है। और जिससे, इस शब्द से पहचान हो गई कि ये विशेषण उपवाक्य है। इसके बाद में जिससे, जिसका, जिसकी, ऐसे जो, जिसका, जिसकी, ऐसे शब्द आए तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ये शब्द हैं वो अपन शॉर्ट नोट्स के अंदर आराम से लिख सकते हैं। विशेषण उपवाक्य लिखा, विशेषण आश्रित उपवाक्य, और जो, जिसका, जिसकी, संज्ञा उपवाक्य, की, ऐसे कनेक्टिव वर्ड लिख दिए। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता हो, है ना, ऐसा उपवाक्य जो क्रिया की विशेषता बताता है वो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। ये क्रिया के गठित होने के स्थान, दिशा, कारण, परिणाम, रीति यानी तरीका आदि की सूचना देते हैं। जैसे यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि पढ़ोगे कब, दिन भर खेलने के ऊपर पढ़ने का समय नहीं बचेगा। क्या बताई जा रही है? मुख्य रूप से विशेषता बताई जा रही है। क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं वो मुख्य रूप से की, क्योंकि, जो, यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए, भी, इतना, है ना, आदि अव्यय पदों के द्वारा अन्य वाक्यों से क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। अब ये यहाँ पर अपने को सीधी बात है, जो, जिसका, जिसकी, ऐसे आ गए, ठीक है, और विशेषता बताई जा रही है, विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है। और केवल की शब्द के द्वारा कनेक्ट हो गया, संज्ञा उपवाक्य हो गया। और इनके अलावा ये जो क्यों, यदि, तो, अगर, यद्यपि, ऐसे आ गए तो वो क्या हो जाएगा? आपका मुख्य रूप से क्रिया विशेषण प्रकार का उपवाक्य हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन संयुक्त वाक्यों की। संयुक्त वाक्यों के अंदर देखो, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य के अंदर अंतर करने का एक ही तरीका है कि जो मिश्रित वाक्य हैं उनके अंदर एक वाक्य दूसरे वाक्य की ज़रूरत को पूरा करेगा, ठीक है। एक वाक्य दूसरे वाक्य की ज़रूरत को, उसके उद्देश्य को पूरा करेगा, ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। जैसे यहाँ पर कितने भी वाक्य अपन ने देखे हैं, उनकी इच्छा है कि मैं खाना खाऊं, तो अब दोनों वाक्य हैं वो एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। जिससे आपको काम था वह व्यक्ति चला गया, दोनों वाक्य एकदम से एक दूसरे से क्या हैं? क्लोज हैं, मिक्स हैं। यदि दिन भर खेलोगे तो कब पढ़ोगे, एकदम से मिक्स हैं एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। ये सभी वाक्य मिश्रित वाक्य होंगे। अब देखो संयुक्त वाक्य के अंदर अपन देखते हैं, एकदम से क्लियर कट सारी की सारी चीज़ें हैं वो हो जाएंगी बिल्कुल साफ। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य, प्रधान उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य, किसी संयोजक शब्द, मुख्य रूप से अपन यूँ कह सकते हैं कि दोनों वाक्यों की जो प्रधानता है वो बराबरी होती है यहाँ पर, है ना। तथा, एवं, या, अथवा, ठीक है, परंतु, लेकिन, किंतु, बल्कि, अतः आदि जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं उनके द्वारा जुड़े होते हैं वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अब देखो, भरत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, तो यहाँ पर भरत आया ये अपने आप में एक वाक्य है, अलग मीनिंग रखता है, ठीक है। अब देखो ऊपर अभी अर्थ अपन अलग अलग करके देखेंगे, है ना। अब जैसे यदि दिन भर खेलोगे, यदि दिन भर खेलोगे, क्या ये एक सेंटेंस पूरा हो गया? क्या नहीं हुआ, है ना। कब पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, तो कब पढ़ोगे ये चलो ठीक है, अपने को लगता है कि हाँ अकेला भी सेंटेंस हो सकता है। वाक्य ऐसे होना चाहिए था कि तुम कब पढ़ोगे, है ना, ऐसे। तो अपने को लगता है कि दोनों वाक्य अलग अलग हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये मिक्स हैं, तो मिश्रित वाक्य हो गया, है ना। थोड़ा सा गहराई से समझने की ज़रूरत है बस। अब यहाँ पर देखना, अपन देख रहे हैं संयुक्त वाक्य के अंदर, तो भरत आया ये अपने आप में अलग वाक्य है, और भूपेंद्र चला गया ये अपने आप में अलग है, और इनको अपन ने किंतु शब्द से क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। समानाधिकरण वाक्य हैं वो ऐसे होते हैं जिसके अंदर प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, ये दोनों के समान अधिकार वाले होते हैं। समान अधिकार मतलब इसके अंदर मुख्य रूप से यहाँ पर प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य इनको बोला जा रहा है, जबकि दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान ही होते हैं। यहाँ पर दोनों का ही समान अधिकार ही होता है। तो ये हुए वाक्य के प्रकार, है ना। तो साधारण के अंदर साधारण वाक्य है रचना के आधार पर, तो एक कर्ता होगा, एक उसके अंदर क्रिया कर्म वगैरह रहेंगे, यानी कि एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। मिश्रित के अंदर उद्देश्य और विधेय हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, लेकिन दोनों उपवाक्य जो हैं जिसके अंदर प्रथम प्रधान उपवाक्य और दूसरे आश्रित उपवाक्य, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं,
दोनों उपवाक्य एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, है ना, एक दूसरे का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, तो वो मिश्रित होगा। और उसके बाद में संयुक्त वाक्य हैं तो उनके अंदर दोनों के दोनों सेंटेंस अलग अलग भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। उनको अपन क्या कर देते हैं, किसी कनेक्टिव वर्ड के द्वारा जोड़ देते हैं और शब्दों को ध्यान में रखा जा सकता है, तथा, या, अथवा, परंतु, लेकिन, किंतु आदि, है ना, ऐसे। इसके बाद में बात करें अगर अपन वाक्य विश्लेषण की, है ना, तो ये वाक्यों के प्रकार भेद हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। वाक्य की जो अंग हैं उद्देश्य और विधेय वो भी कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं वाक्य विश्लेषण की, यानी वाक्य के अंदर क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयुक्त होती हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर निर्मित वाक्यों को उनके अंगों सहित अलग अलग उनका परस्पर संबंध बताना ही, है ना, कि उसमें कर्ता कौन सा है, क्रिया कौन सी है, कर्म कौन सा है, विशेषण कौन सा है, ये सब आपस में संबंध बताना ही क्या कहलाता है, वाक्य विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाता है। यानी वाक्य को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके बताना ही क्या कहलाएगा, वाक्य का विश्लेषण या वाक्य विग्रह कहलाएगा। तो चलिए देखते हैं अपन वाक्य विग्रह में या वाक्य विश्लेषण के अंदर क्या किया जाता है। सबसे पहले सरल वाक्य का विश्लेषण। सरल वाक्य का विश्लेषण, तो इसके अंदर सभी पहले की पढ़ी हुई बातें हैं वही यहाँ पर रिपीट करनी है बस, और कुछ नहीं। देखिए, सरल वाक्य के विश्लेषण में सर्वप्रथम वाक्य के दो अंग यानी उद्देश्य और विधेय बताना होता है। पहली बात तो ये कि इसमें उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो कर्ता उद्देश्य होता है, उसके अलावा सारी चीज़ें हैं वो विधेय होती हैं। तो कर्ता और कर्ता का विस्तार तथा विधेय, उसके अंतर्गत कर्म को और कर्म के विस्तारक को, कर्म के पूरक को, पूरक का विस्तारक, यानी कि कर्म के साथ में क्या आ रहा है वो पूरक है और उसके भी साथ में कुछ आ रहा है तो वो उसका विस्तार है, आदि सभी का उल्लेख करना होता है। जैसे सभी मित्र दिल्ली का लाल किला देखने चले गए, ठीक है। तो सभी मित्र ये क्या हैं, ये यहाँ पर इसका उद्देश्य हैं, और बाकी ये क्या है, विधेय है। अब अपन कहेंगे कि मित्र है वो तो क्या है, उद्देश्य, और सभी क्या है, उद्देश्य का विस्तार, ठीक है। इसके बाद में अपन चले गए, ये क्या है, क्रिया। देखने, ये क्या है, क्रिया का विस्तार, ठीक है। फिर दिल्ली का लाल किला, लाल किला क्या है, किला क्या है, कर्म, लाल क्या है, विशेषण। दिल्ली का लाल किला ये क्या है, ये इसका कर्म का विस्तार है, कर्म का विस्तार है। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं वो अपने को बतानी होती हैं। हालांकि इसमें से कोई बहुत ज़्यादा गहराई का क्वेश्चन है वो पूछा नहीं जाता है, फिर भी अपन एक बार देख लेते हैं। देखो, देखते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिएगा, जैसे इसमें उद्देश्य और विधेय, तो उद्देश्य के अंदर कर्ता, और उद्देश्य के अंदर क्या, कर्ता और कर्ता का विस्तारक, ये हो गया। फिर विधेय के अंदर कर्म और कर्म का विस्तारक, फिर कर्म का पूरक और पूरक का विस्तारक, क्रिया और क्रिया का विस्तारक, ऐसे पूछा। अब देखो, सभी मित्र, कर्म कौन, लाल किला, कर्म का विस्तारक कौन, दिल्ली का। देखने चले गए, ये क्या है, क्रिया, है ना, या चले गए ये क्रिया है और देखने क्रिया का विस्तारक है, ऐसे भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। उद्देश्य है उसको क्या माना जा सकता है, मित्र, और कर्ता का विस्तारक कौन है, सभी, कर्ता का विस्तारक कौन है, सभी, ये, है ना। मेरी बहन श्रेया कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। अब देखो, इसको अपन आराम से कह सकते हैं कि पूरा कर्ता इसमें कौन है, श्रेया, कर्ता कौन है, श्रेया, ठीक है, उद्देश्य। इसके बाद में इस कर्म का जो विस्तारक है वो कौन है, मेरी बहन, मेरी बहन। फिर विधेय क्या है, कहानियों की पुस्तकें बहुत पढ़ती है। अब इसमें देखो, पुस्तकें कौन है, कर्म, कर्म का विस्तारक कौन है, कहानियों की, है ना, कर्म के साथ जो जुड़ा हुआ है। फिर पढ़ती है क्या है, क्रिया, बहुत क्या है, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द या क्रिया का क्या है, विस्तारक। देखिए, यहाँ पर कर्ता कौन है, श्रेया, मेरी बहन क्या हुआ, कर्ता का विस्तारक, कर्म कौन है, पुस्तकें, पुस्तकों का विस्तारक कौन है, कहानियों की, है ना। इसके बाद में पढ़ती है क्या है, क्रिया, बहुत क्या हो गया, क्रिया का विस्तारक। बस इस प्रकार से बतानी चीज़ें होती हैं, बहुत ही आसान सी हैं। इसके बाद में देखो, जयपुर का सिटी पैलेस, जयपुर का सिटी पैलेस दर्शनीय स्थल है ना। तो यहाँ पर कर्ता मुख्य रूप से क्या है, सिटी पैलेस, ये तो कर्ता, कर्ता का विस्तारक कौन है, जयपुर का, ठीक है। फिर कर्म, कर्म और कर्म का विस्तारक ये है ही नहीं यहाँ पर। इसके बाद में क्रिया कौन सा है, होना है, ठीक है। और इसके बाद में क्रिया का विस्तारक कहा जा सकता है या पूरक कहा जा सकता है, तो वो क्या है, दर्शनीय, ठीक है।
और इसका पूरक क्या है, स्थल, ठीक है, दर्शनीय स्थल है। तो इस प्रकार से किसी भी वाक्य का विश्लेषण है वो किया जाता है। इसके बाद में मिश्रित वाक्य और मिश्र वाक्य का विश्लेषण करते हैं। तो मिश्र वाक्य का विश्लेषण उसके प्रधान और आश्रित उपवाक्य और उसके प्रकार का उल्लेख किया जाता है। क्या करते हैं इसके अंदर कि उसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, पहली बात तो ये बताते हैं, और आश्रित उपवाक्य का प्रकार कौन सा है ये बताते हैं। तो देखो अपन ऊपर पढ़ करके आए हैं अभी कि की शब्द से जुड़ा हुआ उपवाक्य है वो तो क्या होगा, संज्ञा उपवाक्य होगा, ठीक है। जो, जिसका, जिसकी, जिसके, इनसे जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, मुख्य रूप से विशेषण उपवाक्य होगा। और इसके अलावा अतः है, इसलिए, यूं है, वो क्या होंगे, मुख्य रूप से क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे जो आश्रित उपवाक्य हैं उनके अंदर। अब देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं राष्ट्रपति बनूं, है ना। अब यहाँ पर देखो, मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये तो क्या है, प्रधान उपवाक्य, और मैं राष्ट्रपति बनूं ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, ठीक है। और की क्या है, कनेक्टिव। अब ये संज्ञा उपवाक्य है, ये क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। देखिएगा यहाँ पर मुख्य रूप से कि प्रधान उपवाक्य के अंदर क्या आ गया यहाँ पे मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, ठीक है। इसके बाद में जीवन का लक्ष्य है, तो कर्ता कौन हो गया, जीवन का, क्रिया है, कर्म, लक्ष्य, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर मैं राष्ट्रपति बनूं, ये आश्रित और आश्रित में भी संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। इसके बाद में मुख्य रूप से क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य में क्रिया का कर्म, ठीक है। और योजक कौन है, की, मुख्य कर्ता कौन है, मैं, ठीक है। कर्ता का विस्तार कौन है, बनूं, कर्म का विस्तार कौन है, राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से क्या है, यहाँ पे जो वाक्य है उसके बारे में चीज़ें बतानी होती हैं। लेकिन मेन यहाँ पर यही चीज़ें हैं, मेन कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अपने को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रधान उपवाक्य है वो कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है, और आश्रित उपवाक्य है तो उसका प्रकार कौन सा है। ये चीज़ अपने को मिश्रित वाक्य के अंदर देखनी होती हैं। फिर देखो, प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य हो गया, प्रांशु कल कॉलेज नहीं गया, ये प्रधान हो गया, ठीक है। और उसके बाद में वह बीमार था, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको क्योंकि से कनेक्ट किया गया, है ना, क्योंकि से क्या किया गया, कनेक्ट किया गया। और कनेक्ट करने के कारण जब यहाँ पर बताया गया तो ये क्या है, मुख्य रूप से विशेषता है उसको प्रकट करने वाला आश्रित उपवाक्य है, ठीक है। और जब विशेषता को प्रकट करने वाला है तो ये क्या हो गया, क्रिया की विशेषता को कर रहा है, तो क्रिया विशेषण प्रकार का आश्रित उपवाक्य हो गया, है ना। नहीं जाने की जो क्रिया थी उसकी विशेषता बता रहा है क्योंकि वह क्या था, बीमार था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देखो इसमें अपन ने यूँ भी देखा इसको, अगर अपनी उस ट्रिक से पहचाने तो अगर की से जुड़ा हुआ है तब तो संज्ञा उपवाक्य, जो, जिसका, जिसकी, इनसे जुड़ा हुआ है तो वो क्या होता है, मुख्य रूप से विशेषण उपवाक्य। और इसके अलावा कोई कनेक्टिव वर्ड आते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, क्रिया विशेषण प्रकार का आश्रित उपवाक्य होता है। तो यूँ इनका उपवाक्यों का विश्लेषण है वो किया जाता है। तो ऐसे मोटा मोटी तौर के ऊपर जो वाक्य विश्लेषण है ये चीज़ें अपने दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि संयुक्त वाक्य का विश्लेषण, संयुक्त वाक्य जो हैं उनका विश्लेषण कैसे होता है। तो संयुक्त वाक्य के अंदर जो समानाधिकरण उपवाक्य हैं उन साधारण वाक्यों का उल्लेख करना होता है, और जो योजक शब्द है उसका उल्लेख करना होता है। जैसे अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी और सो गया, है ना। तो यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड कौन है, और। सब ने आपकी बहुत प्रतीक्षा की पर आप नहीं आए, है ना, आप नहीं आए ये भी यहाँ पर एक वाक्य है, प्रधान ही है। सब ने आपकी बहुत प्रतीक्षा की ये भी अपने आप में अर्थ रखने वाला है। और पर या परंतु ये जहाँ आते हैं, किंतु, परंतु, है ना, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य के कनेक्टिव वर्ड होते हैं। यहाँ पर उपवाक्य तो कौन कौन से हैं कि अनुष्क ने पुस्तक पढ़ी, एक तो ये, और सो गया, ये तो उपवाक्य हैं। ये प्रधान हो गया और ये समानाधिकरण उपवाक्य है। यहाँ पर वह क्या हो गया, लुप्त हो गया। क्रिया इसमें पढ़ी था, इसमें सो गया। कर्ता यहाँ पर क्या है, अनुष्क, और यहाँ पर अनुष्क के स्थान पर ही काम में आने वाला एक सर्वनाम होता है ना, वह। इसके बाद में कर्म, पढ़ने का कर्म कौन है, पुस्तक। यहाँ पर कर्म, क्रिया का विस्तार, ये सब क्या हैं, लुप्त हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं वो यहाँ बताई गई हैं।
इसके बाद में दूसरे इसमें देख रहे हैं वाक्य के अंदर सब ने आपकी बहुत प्रतीक्षा करी, ये प्रधान है, और आप नहीं आए यह क्या है, आश्रित प्रकार का उपवाक्य है। ठीक है, तो ये रहा अपना वाक्य विश्लेषण के अंतर्गत। इसके बाद में है वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण का मतलब वाक्य का निर्माण करना, है ना, वाक्य कैसे बनेगा। तो देखिए वाक्य संश्लेषण, वाक्य संश्लेषण में देखते हैं, वाक्य संश्लेषण में वाक्य में आए उपवाक्यों को अलग किया जाता है, लेकिन वाक्य संश्लेषण में अलग अलग वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बना दिया जाता है। विश्लेषण में तो अलग करते हैं, और संश्लेषण में क्या करते हैं, अलग वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया जाता है। जैसे कालांश लगा, गुरुजी आए, कक्षा में पढ़ाया, दूसरी कक्षा में चले गए, है ना। अब इसके अंदर देखो इनको किस प्रकार से एक बनाया गया है। कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। एक कालांश लगते ही गुरुजी एक कक्षा में पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। तो साधारण तौर पर बात को कह दिया कि नहीं कह दिया, है ना। अब देखो कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए और पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए। कनेक्टिव वर्ड और, तथा, है ना, इनसे जुड़ता है तो संयुक्त वाक्य होता है। देखो इसके बाद में कालांश लगा ही था कि, संज्ञा उपवाक्य हो गया ना यहाँ पर। गुरुजी कक्षा में पढ़ाने आए, फिर दूसरी कक्षा में चले गए। तो ये क्या है, मिश्रित उपवाक्य, यहाँ पर यह आश्रित हो जाएगा और ये मिश्रित वाक्य होंगे दोनों के दोनों। ठीक है, की से कनेक्ट हैं। तो यहाँ पर देखो ये की वजह से ये एक दूसरे पर क्या हैं, एक दूसरे में मिक्स हैं। यहाँ पर कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए, दूसरे में देखा कालांश लगते ही गुरुजी कक्षा में आए, तो ये अपने आप में एक अलग हो गया। गुरुजी पढ़ाकर दूसरी कक्षा में चले गए, ये भी अपने आप में अलग हो गया, है ना। और यहाँ पर जो शब्द है वो कनेक्टिव वर्ड है। इसके बाद में अपन देखते हैं दूसरा यहाँ पर उदाहरण है कि हमारे घर से बाहर निकलते ही आसमान में बादल छाने लगे। तो सरल वाक्य है। अब देखो हम घर से बाहर निकले और आसमान में बादल छाने लगे, तो दो वाक्यों को कनेक्ट किया गया, संयुक्त वाक्य। जैसे ही हम घर से, है ना, जो जैसे इस प्रकार से, है ना, घर से बाहर निकले आसमान में बादल छाने लगे। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, और आश्रित जहाँ होता है ना, वहाँ क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। बच्चे खेलने के लिए मैदान में गए थे, सरल तरीके से कह दी गई बात। अब देखो बच्चों को खेलना था अतः मैदान में गए थे, तो संयुक्त प्रकार का हो गया। बच्चे मैदान में गए थे क्योंकि उन्हें खेलना था, उद्देश्य पूरा हो रहा है ना, उद्देश्य हो रहा है तो मिश्रित। ठीक है, तो इस प्रकार से वाक्यों को एक दूसरे के अंदर, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य के अंदर बदला भी जा सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन वाक्य के आवश्यक तत्व, यानी एक वाक्य में कौन कौन से गुण या कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो होनी चाहिए। तो देखो सबसे पहले सार्थकता। वाक्य में हमेशा सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है ऐसा कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। जैसे मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो इनके अंदर सब सारे के सारे शब्द हैं वो क्या हैं, सार्थक हैं। अब दूसरा पदक्रम, यानी कि शब्दों का अर्थ यानी स्थान है। वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द हैं वो पद कहलाते हैं, तो पदों का निश्चित क्रम होना चाहिए। वाक्य का सही अर्थ ग्रहण करने के लिए एक निश्चित क्रम होना चाहिए। यदि क्रम बदल जाता है तो कथन का अर्थ भी बदल जाता है। बच्चे को काट कर फल दो। अब देखो यहाँ पर बच्चे को काट कर, तो बच्चे को थोड़ी ना काटोगे, है ना। अब सही क्रम के अंदर लगाएंगे तो फल काट कर बच्चे को दो, है ना, फल काट कर बच्चे को दो। ठीक है, या बच्चे को फल काट कर दो, बच्चे को फल काट कर दो, ऐसे भी कहा जा सकता है। ठीक है ना, दोनों ही तरीके से सेंटेंस सही होगा, लेकिन बच्चे को काट कर फल दो ये नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्रम है उसकी सार्थकता को ध्यान में रखा जाता है, पदक्रम को। निकटता, यानी जब अपन शब्दों को बोलते हैं तो वो इतने इतने निकट होने चाहिए कि उनका अर्थ सही सही निकले। अगर ठहराव है वो अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वाक्य का अर्थ है वो बदल जाएगा। पदों के बीच में अगर अंतर रहता है तो अर्थ ग्रहण में बाधक रहता है, यानी कि उसको समझने वाला सही ढंग से समझ नहीं पाएगा। इसलिए वाक्य के पदों में परस्पर निकटता होना अनिवार्य है, यानी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए बोलने में। वाक्य में
स्वाभाविक ठहराव की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक शब्द में ठहरना या रुकना, रुक कर बोलना अशुद्ध होता है। हर जगह रुक रुक करके बोलने की ज़रूरत नहीं होती। देखो, उसने फिर रुक गया, मेरा फिर रुका, गाना फिर रुका और सुना, ऐसे रुक रुक के बोलेगा तो सार्थकता नहीं रहेगी। जबकि उसने मेरा गाना सुना, उसने मेरा गाना सुना, बस ठीक है ना। तो ठहराव एक उचित होना चाहिए। इसके बाद में पूर्णता, यानी वाक्य है वो इस प्रकार का होना चाहिए जो किसी भी बात को पूरा कहे। वाक्य अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। शब्दों की कमी होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। जैसे कमल पीता है, कमल पीता है, तो अब क्या पीता है, कोई सेंस नहीं निकला। जबकि कमल दूध पीता है ना, कमल पानी पीता है, तो अर्थ निकल रहा है, ये शुद्ध है। ठीक है, ऐसे। फिर बात करते हैं वाक्य में पदक्रम की, यानी कि शब्द हैं वो किस क्रम के अंदर प्रयुक्त होने चाहिए। तो वाक्य रचना के अंदर पदक्रम का, यानी कि शब्दों को निश्चित सीरियल में जमाना, इसका उचित महत्व होता है। वाक्य की रचना करते समय कर्ता, कर्म, क्रिया आदि का क्रम ध्यान में रख करके सीरियल वाइज इनको एडजस्ट करना चाहिए। जैसे वाक्य में कर्ता और कर्म के बाद हमेशा क्या आती है, क्रिया आती है, क्रिया पहले नहीं आती। जैसे अनुष्क खाना खा रहा है, तो अनुष्क करता है, फिर खाना कर्म है और खा रहा है ये क्रिया है। इसके बाद में कर्ता, कर्म, क्रिया और इसका विस्तारक है ना। कर्ता, कर्म तथा क्रिया के विस्तारक, पूरक इनसे पूर्व आने चाहिए। कर्ता का पूरक कर्ता से पहले, कर्म का पूरक कर्म से पहले, क्रिया का पूरक या क्रिया का विस्तारक क्रिया से पहले आना चाहिए। जैसे भूखा भिखारी, तो भिखारी इसमें कर्ता है और भूखा इसका क्या है, विस्तार है। तो भूखा पहले आया, विस्तारक या इसका पूरक है वो पहले आया। ऐसे नहीं कि भिखारी भूखा, ऐसे नहीं। स्वादिष्ट खाना, तो खाना क्या है, कर्म है, और स्वादिष्ट उसकी क्या है, विशेषता है ना। तो ये इसका विस्तारक है वो पहले आया है। ऐसे नहीं कि भिखारी भूखा खाना स्वादिष्ट है ना, खा गया जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं होगा है ना। निश्चित क्रम के अंदर लिखेंगे तो हमेशा इस दूसरे नियम का आप समझेंगे अर्थ कि कोई कर्ता है, चाहे कोई कर्म है, चाहे कोई क्रिया है, इनका अगर कोई विस्तारक है या इनका कोई पूरक शब्द काम में आ रहा है, तो वो कर्ता का पूरक है तो वो कर्ता से पहले आएगा, कर्म का पूरक है तो कर्म से पहले आएगा, क्रिया का पूरक है तो क्रिया से पहले आएगा। जैसे भिखारी खाना खा गया, ये था, भिखारी करता था, खाना कर्म था, खा गया ये क्रिया थी। अब भिखारी का विस्तारक था भूखा है ना, कर्ता का, स्वादिष्ट था खाना का विस्तारक, फिर जल्दी जल्दी था खा गया क्रिया का विस्तारक, तो ये इनसे पहले आए। इसके बाद में क्रिया विशेषण है वो क्रिया से पहले आता है। क्रिया का विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द है वो क्रिया से पहले। धावक तेज दौड़ता है, धावक दौड़ता है, दौड़ता है कैसे, तेज। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि धावक दौड़ता तेज है, ऐसे नहीं। धावक दौड़ता है तेज, ऐसे नहीं। धावक तेज दौड़ता है, पहले आना चाहिए। पूर्वकालिक क्रिया है वो मुख्य क्रिया से हमेशा क्या आती है, पहले आती है, यानी कि जो कार्य पहले होना है ना। वह खाना खाकर सो गया, ऐसे है ना। तो सो गया और इसके पहले कौन सा हुआ काम, खाना खाने का हुआ, तो वह खाना खाकर यानी पहले आएगा ये। ऐसे नहीं कि वह सो गया खाना खाकर, ऐसे नहीं बोलेंगे अपन। इसके बाद में संबोधन या विस्मयादि सूचक शब्द होते हैं वो वाक्य के प्रारंभ में ही हमेशा आते हैं। अनुष्क इधर बैठो, वाह कितना सुंदर महल है ना। ऐसे नहीं कि कितना सुंदर महल है वाह, ऐसे नहीं, बाद में नहीं आएगा है ना, ऐसे। निषेधात्मक जो वाक्य हैं उनके अंदर न अथवा नहीं का प्रयोग क्रिया से पहले किया जाता है ना। जैसे रमेश बाजार नहीं जाएगा, ऐसे नहीं बोलेंगे इसको कि रमेश बाजार जाएगा नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। शुद्ध बोला जाएगा तो रमेश बाजार नहीं जाएगा, इस तरह से। सार्वजनिक विशेषण है वो अन्य विशेषण से क्या होता है, पहले आता है। जैसे मेरी छोटी बहन है ना, मेरी छोटी बहन, तो यहाँ पर बहन की विशेषता बता रहा है कौन सा, छोटी बहन, और छोटी बहन की भी किसकी, मेरी है ना। तो संबंधवाचक यहाँ पर विशेषण है कि नहीं है ये, तो ये क्या आता है, विशेषण से भी पहले आता है। तो मेरी ये सार्वजनिक विशेषण, छोटी ये जो अन्य विशेषण था इससे क्या आया, पूर्व आया, पहले आया। इसके बाद में बात करते हैं पदवी या व्यवसाय जो है, यानी कि कोई भी पूर्व शब्द है तो वो मुख्य नाम के क्या आएंगे, पहले आएंगे। जैसे पंडित राम सहाय, डॉक्टर अक्षत है ना, प्रोफेसर सगुन, ऐसे ये पहले आएंगे नाम से पहले।
मिश्रित या संयुक्त वाक्य में योजक का प्रयोग दो उपवाक्यों के बीच में होगा, है ना। घर पर काम था, क्यों, कारण स्पष्ट कर रहा है, इसलिए वह नहीं आया। वह नहीं आया क्योंकि उसके घर पर क्या था, काम था, तो कारण स्पष्ट कर दिया। जब कार्य समाप्त हुआ तब वे घर चले गए, तो ये बीच में आ रहे हैं, जो कनेक्टिव वर्ड हैं वो क्या आते हैं, हमेशा बीच में आते हैं। मिश्र जो वाक्य है उसकी रचना प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य से पहले आता है। मिश्र वाक्य की रचना में देखो, मैंने कहा था आपको, है ना, शुरू में जब अपन मिश्र वाक्य पढ़ रहे थे तब, कि पहले वाला प्रधान वाक्य और बाद में वाला क्या होता है, आश्रित। तो हमेशा मिश्र वाक्य की संरचना में प्रधान वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य के क्या होगा, पहले आएगा। जो परिश्रम करता है उसे सब पसंद करते हैं, तो यह यहाँ पर क्या है, प्रधान। जो परिश्रम करता है ये प्रधान वाक्य है, और यहाँ पर उसे सब मदद करते हैं या पसंद करते हैं, है ना, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं, पदक्रम का निश्चित ध्यान रखते हैं। फिर है वाक्य में क्रिया का अन्वय। क्रिया के अन्वय का मतलब क्या है कि वाक्य के अंदर जो क्रिया है उसका कर्ता के साथ क्या संबंध है, उसका कर्म के साथ क्या संबंध है ना, यही अन्य पदों के साथ में उसके संबंध को अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाएगा, अन्वय कहलाएगा। तो देखिए, बात करते हैं अपन वाक्य में क्रिया का अन्वय किस प्रकार से किया जाएगा। तो वाक्य रचना में पदों के संबंध व क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। पदों के इसी क्रम या संबंध के मेल को क्या कहते हैं, अन्वय कहते हैं। इसी संबंध को यानी एक निश्चित क्रम के अंदर इसको जमाना, यही मेल या अन्वय कहलाएगा। अन्वय का अर्थ होता है संबद्धता, एक निश्चित तौर पर निश्चित क्रम में जुड़ाव होना, यही कनेक्टिविटी, यही संबद्धता है। अर्थात वाक्य में पदों का उचित मेल होना आवश्यक है, यही क्या कहलाएगा, क्रिया का अन्वय कहलाएगा। कर्ता व क्रिया का अन्वय, यानी कि क्रिया है उसका कर्ता के साथ क्या संबंध है। वाक्य में कर्ता के परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ तो क्रिया का लिंग वचन पुरुष ये कर्ता के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। जैसे राम गाना गाता है, तो गाना गाता है, सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर देखो क्रिया जो है वो किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है। तो ये हो गया कर्ता और क्रिया का अन्वय, यानी कि उनकी संबद्धता, उनका जुड़ाव। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से वाक्य के अंदर विभक्ति रहित एक ही लिंग वचन पुरुष कर्ता हो तो उसकी क्रिया उसी लिंग के बहुवचन में होगी। ठीक है, जैसे देखो अनुष्क, अमन, अक्षत, ठीक है, तो ये अलग अलग बहुवचन में हो गए कि नहीं हो गए, तो क्या होगा, यानी कि इस क्रिया का लिंग है वो तो रहेगा इस कर्ता के अनुसार, लेकिन क्रिया किसकी होगी, बहुवचन की होगी। ठीक है, अब इसके बाद में श्रेया सगुन गाना गा रही हैं, ठीक है, तो लिंग स्त्रीलिंग आ गया, और लेकिन दो हैं, एक ही होता है तब एक वचन, और एक से अधिक है तो हिंदी में क्या होगा, बहुवचन। तो यहाँ पर क्रिया किसकी आई, बहुवचन की आई, यानी कि कर्ता बहुवचन है तो फिर क्या हो गई, क्रिया भी क्या होगी, बहुवचन होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक एक नाम है तो प्रत्येक को एक वचन मान लिया अपन ने, सबको मिलाकर बहुवचन मानना होगा और क्रिया बहुवचन की आएगी। आदर का भाव प्रकट करने वाले एक वचनकर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग ही होता है। आदर यानी जैसे अपने बड़े व्यक्ति के लिए अपन सम्मान सूचक शब्द बोलते हैं तो वहाँ पर अपन बहुवचन की क्रिया काम में लेते हैं, है ना। पिताजी कल आ रहे हैं, है ना, तो पिताजी सम्मान आदर सूचक शब्द हैं तो उसके लिए क्रिया क्या आएगी, बहुवचन की आएगी। भाई साहब खाना खा रहे हैं तो बहुवचन की, आदर सूचक जहाँ पर करता हो वहाँ पर क्या होता है, बहुवचन की क्रिया का प्रयोग होता है। ये वाक्य शुद्धि चल रही है, यूँ मान लो शुद्ध वाक्य किस प्रकार से लिखेंगे। भिन्न लिंग वचन और विभक्ति रहित एक वाक्य के कर्ता जो हैं वो और तथा आदि शब्दों से जुड़े हुए हों तो क्रिया है वो बहुवचन की होगी और हमेशा क्या होगी, पुल्लिंग में होगी। जैसे अनुष्क व सगुन, तो यहाँ पर क्या है, अनुष्क है वो एक वचन और पुल्लिंग है, सगुन एक वचन और स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया जो आएगी वो यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं देख करके हमेशा क्या आएगी, बहुवचन की आएगी और पुल्लिंग की आएगी। यदि अलग अलग लिंग के जो कर्ता हैं वो शामिल हो रहे हो, तो यदि सारे कर्ता पुल्लिंग हैं तो पुल्लिंग की ही आएगी क्रिया, सारे कर्ता स्त्रीलिंग हैं तो स्त्रीलिंग की ही क्रिया आएगी, लेकिन उनमें कुछ कर्ता हैं वो पुल्लिंग के हैं और कुछ स्त्रीलिंग के हैं तो पुल्लिंग की क्रिया आएगी। फिर हिंदी में आंसू, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। आंसू, हस्ताक्षर, प्राण,
दर्शन, होश, ये शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं, तो क्रिया भी कैसी आएगी, बहुवचन आएगी। जैसे ये हस्ताक्षर मेरे हैं, ऐसा नहीं होगा कि ये हस्ताक्षर मेरा है, ऐसे नहीं, है ना, ये हस्ताक्षर मेरे हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसे नहीं कि मेरी आंखों में आंसू आ गया, ऐसे नहीं होगा, आ गए बहुवचन में होगा। तो ये कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। अब है कर्म और क्रिया का अन्वय, यानी कि कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग, ठीक है, यानी उसकी संबद्धता। चलिए देखते हैं। यदि वाक्य में कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो, कर्ता विभक्ति सहित और कर्म विभक्ति रहित हो, तो क्रिया लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होंगे, ठीक है। कर्म है वो विभक्ति रहित है, ठीक है, और कर्ता के साथ में विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो गया, तो वहाँ पर क्या है कि कर्म पर आधारित कर्मवाच्य होता है उसके अंदर, यानी कि क्रिया कर्म के अनुसार प्रकट होती है। चलिए देखिए, जैसे श्रेया ने गाना गाया, श्रेया ने गाना गाया, तो ये तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता के साथ में चिन्ह विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो गया ना, जबकि कर्म है गाना, है ना, और गाया क्या है, क्रिया। तो यहाँ पर देखो बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है कि यदि कर्ता में विभक्ति चिन्ह है और कर्म कारक में विभक्ति चिन्ह नहीं है, जैसे श्रेया कर्ता थी, उसमें ने कर्ता ने विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हो गया, कर्म को, अब कर्म के साथ में को चिन्ह नहीं है, तो जो गाया क्रिया है वो कर्म के अनुसार प्रयुक्त होगी और ये कर्मवाच्य होगा। यदि कर्ता और कर्म दोनों के साथ ही विभक्ति चिन्ह हो, दोनों के साथ ही विभक्ति चिन्ह है, तो फिर क्रिया हमेशा एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष की होती है। जैसे राम ने, तो राम के साथ ने कारक चिन्ह प्रयुक्त हो गया, चोर को कर्म कारक चिन्ह प्रयुक्त हो गया, को पकड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मुख्य रूप से जो क्रिया है पकड़ा, ये एक वचन की होगी, पुल्लिंग की होगी और अन्य पुरुष की होगी। अनुष्क ने अक्षत को देखा, तो ये क्या हो गई, देखा, देखना, ये एक वचन और पुल्लिंग की क्रिया आ गई। यदि कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह ने लगा हो और वाक्य में दो कर्म हो, तो क्रिया अंतिम कर्म के अनुसार लगती है। कर्ता के साथ विभक्ति चिन्ह लग गया, तो इसका मतलब वो कर्ता कारक तो यहाँ पर कर्ता के साथ में, तो कर्ता के अनुसार तो क्रिया प्रयुक्त तो होगी ही नहीं, कर्म के अनुसार होगी। लेकिन द्विकर्मक वाक्य है, कर्म दो हैं, तो जो दूसरा कर्म है उसके अनुसार क्रिया लगेगी। जैसे अनुष्क ने पुस्तक और पेंसिल खरीदा, पुस्तक और पेंसिल खरीदी, खरीदा नहीं खरीदी आएगा ये, है ना। इसके बाद में देखो अमन ने, तो कर्ता के साथ में ने चिन्ह आ गया, मिठाई व फल खरीदे, तो यहाँ पर देखो खरीदे किसके अनुसार आ रहा है, बहुवचन, फलों के अनुसार आ रहा है, मिठाई के अनुसार नहीं आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे कर्म के अनुसार ये क्रिया है वो आएगी। इसके बाद में है संज्ञा, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम का अन्वय, संज्ञा और सर्वनाम है, इनके बीच में किस प्रकार से संबंध होता है। तो अगर सर्वनाम का प्रयोग अनेक संज्ञाओं के स्थान पर होता है, तो अनेक संज्ञाएं होने पर क्या होगी, बहुवचन होगी, है ना। जैसे श्रेया सगुन विद्यालय गई, वे शाम को घर लौटेंगी, वे शाम को घर लौटेंगी, दोनों के लिए आया तो वे होगा, यहाँ पर वह नहीं आएगा। एक संज्ञा के स्थान पर एक ही सर्वनाम का प्रयोग ही होना चाहिए हमेशा। जैसे राम ने श्याम से कहा तुम जाओ, लड़के तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, तुम जाओ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि तुम जाओ लड़के आपका इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे नहीं, है ना। एक ही तरह के जो सर्वनाम है उनका प्रयोग ही होना चाहिए। जिस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, वचन उसी संज्ञा के अनुरूप होना चाहिए, है ना। सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर काम में आ रहा है, उसी संज्ञा के अनुरूप उसका क्या होगा, लिंग और वचन होगा। सीता ने कहा वह गाना गाएगी, सीता ने कहा वह गाना गाएगी, तो यहाँ पर देखिए वह जो सर्वनाम प्रयुक्त हो रहा है वो यहाँ पर स्त्रीलिंग के भाव को प्रकट करने वाला है। इसके बाद में अपन देखते हैं विशेषण व विशेष्य का अन्वय, है ना। किसी भी शब्द की विशेषता बताई जा रही है और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताने वाला शब्द है विशेषण और जिसकी बताई जा रही है वो है विशेष्य। तो इनके बीच में क्या संबद्धता होनी चाहिए, तो देखिए मुख्य रूप से अपन देखते हैं, तो अगर वाक्य में एक से अधिक विशेष्य हों
तो विशेषण अपने निकट वाले विशेष्य के अनुसार लगेगा। जैसे काली साड़ी, पीला कुर्ता लाओ, है ना। तो यहाँ पर देखो साड़ी स्त्रीलिंग है तो काली इसके निकट, इसी के अनुसार इसका लिंग निर्धारित हुआ। कुर्ता पुल्लिंग है तो पीला रंग ये भी क्या है, पुल्लिंग में है ना। फिर देखो कुर्ता के साथ में पीला जोड़ा, पीला कुर्ता काली साड़ी लाओ, है ना। तो यहाँ पर जिसके निकट, जैसे ये पीला शब्द है वो साड़ी के निकट नहीं था यहाँ पर, है ना, कुर्ता शब्द के निकट है, तो कुर्ता के अनुसार इसका लिंग है वो प्रकट हुआ। इसके बाद में है आकारांत, आ, है ना। विशेषण विशेष्य में लिंग वचन के अनुसार बदले जाते हैं। विशेषण विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार बदले जाते हैं। जैसे तुम काला कुर्ता पहनो, है ना, और तुम काली साड़ी पहनो, तुम काली साड़ी पहनो। तो देखो यहाँ पर किसके अनुसार बदले, ये विशेषण विशेष्य एक दूसरे के, है ना। काला कुर्ता, काली साड़ी, है ना। तो इसके अनुसार क्या हुआ, मुख्य रूप से ये जो जिस प्रकार का मुख्य रूप से विशेष्य था उसी प्रकार का क्या हुआ, विशेषण प्रयुक्त हुआ। किंतु अन्य विशेषणों में विशेष्य के अनुरूप परिवर्तन नहीं होता। जैसे नीली कमीज, है ना, और नीली साड़ी, है ना। नीला शब्द यानी ईकारांत है ना ये, तो इनके अंदर चेंज नहीं हुआ। काला काली, इनके अंदर क्या हो गया, आकारांत विशेषण विशेष्य संबंध के अनुसार ये क्या हो गए, बदल गए। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपन क्या कर सकते हैं, वाक्य को शुद्ध रूप में लिख सकते हैं। वाक्य की शुद्धि के अंदर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, वाक्य रचना के शुद्ध रूप के समय महत्वपूर्ण स्थान होता है वाक्य शुद्धि का, और अशुद्धि होने के कारण क्या क्या हैं। तो व्याकरण के नियमों का, लिंग वचन का, इनका ज्ञान नहीं होने पर अपन चाहे जैसे लिंग वचन प्रयुक्त करते रहते हैं, वाक्य में अनावश्यक शब्द जिनकी जरूरत ही नहीं है वो काम में लेते हैं, तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। पदों को सही क्रम में नहीं रखते हैं, तब वाक्य है वो गलत हो जाते हैं। शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होने के ऊपर और अपन चाहे जैसा शब्द वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं, उससे भी वाक्य है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सर्वनाम और परसर्ग, सर्वनामों की जानकारी नहीं होती है, उपसर्ग प्रत्यय की जानकारी नहीं होती है, कारकों की जानकारी नहीं होती है, तब अशुद्धि हो जाती है। पुनरुक्ति की अशुद्धि, यानी कई बार ऐसा शब्द आ जाता है जिसके अर्थ को बताने वाला शब्द पहले ही आ चुका है, ठीक है, उससे भी अशुद्धि हो सकती है। इस प्रकार ये अशुद्धियाँ भाषा और उसके अर्थ दोनों के सौंदर्य को क्या करती हैं, हानि पहुंचाती हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके अपन शुद्ध वाक्य को और रचना कर सकते हैं, उसकी शुद्ध वाक्य है वो बना सकते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, है ना, जिसमें अशुद्ध वाक्य और उनको शुद्ध करके लिखा गया। हालांकि वाक्य शुद्धि है वो एक अलग टॉपिक आएगा, उसके अंदर अपन इसको विस्तार से देखेंगे। कुछ उदाहरण हैं जो यहाँ देख लेते हैं। तो देखो, बच्चे को काट कर फल दो, तो बच्चे को काट कर नहीं, बच्चे को फल काट कर दो, बच्चे को फल काट कर दो, तो ये शुद्ध वाक्य हुआ। वरना यहाँ पर तो होगा कि बच्चे को काट कर, तो बच्चे को थोड़ी काटोगे। मैंने बहते हुए बालक को देखा, है ना, तो बहते हुए बालक को मतलब बालक खुद थोड़ी बह रहा था, जबकि यहाँ था मैंने बालक को बहते हुए देखा, है ना, बालक जो पानी के साथ बह करके जा रहा था, बालक को बहते हुए देखा, ऐसे होगा, है ना, पदक्रम संबंधी। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो शुद्ध गाय का, गाय शुद्ध थोड़ी है, घी शुद्ध होना चाहिए, तो यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। इस प्रकार से कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, तो कई स्कूलों के छात्र थोड़ी करते हैं, किसी स्कूल के कई छात्र करते हैं, तो स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं, एक ही स्कूल के कई छात्र। राधा के गले में एक मोतियों की माला, तो एक मोतियों, मोती एक थोड़ी था, माला एक थी, तो राधा के गले में मोतियों की एक माला थी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, वाक्य शुद्धि को ध्यान में रख सकते हैं और वाक्य को गलत होने से बचा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक के अंदर अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो पता करी हैं, पढ़ी हैं, जिसके अंदर वाक्य है वो क्या होता है, वाक्य के अंदर वाक्य के अंग कौन कौन से हैं, उद्देश्य है, विधेय है, फिर वाक्यों के प्रकार हैं, तो क्रिया के आधार पर है वो कर्तृवाच्य प्रकार के वाक्य, कर्मवाच्य प्रकार के वाक्य, और मुख्य रूप से भाववाच्य वाक्य। ये देखिए अपन ने रचना के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य देखे, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य देखे, और उसके बाद में रचना के आधार पर 3 प्रकार के साधारण, संयुक्त और मिश्रित ये वाक्य देखे। फिर अपन ने वाक्य के अंदर जो पदक्रम, पदों का विश्लेषण, वाक्य विश्लेषण ये देखा। विश्लेषण के अंदर कर्ता, क्रिया, कर्म आदि जो हैं उनका विस्तार वगैरह ये सब अपन ने देखे हैं। और उसके बाद में
जो वाक्य संश्लेषण यानी कि वाक्य को किस प्रकार से निर्मित किया जा सकता है, कैसे साधारण वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदला जाता है, कैसे मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है। उसके बाद में अपन ने क्रिया का अन्वय देखा, कर्म के साथ में, कर्ता के साथ में, विशेषण के साथ में, संज्ञा सर्वनाम का अन्वय भी देखा। और वाक्य शुद्धि है, इसके बारे में भी जो जो अशुद्धियाँ अपन करते हैं उनको किस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, वाक्य को कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, इन सभी के बारे में आज की क्लास में अपन ने बात करी। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सेशन आप सभी के लिए रहने वाला है। ध्यान से इसको सुने प्रत्येक चीज़ को, और ध्यान से प्रत्येक वाक्य को पढ़ें और लगातार अपने अध्ययन को जारी रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और मिलते हैं फिर से। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।